नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने परिवार के हवाले से कहा कि शिवराज पाटिल बीमार चल रहे थे। वो 91 साल के थे। सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने लातूर में अपने घर में अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र से आने वाले शिवराज पाटिल चाकुरकर मराठवाड़ा के लातूर से सांसद रह चुके हैं। साल 2008 में मुंबई हमले के समय वो देश के गृह मंत्री थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल के निधन पर प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि शिवराज पाटिल जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वो एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वो समाज कल्याण में योगदान देने के लिए अत्यंत समर्पित थे। सालों से मेरा उनसे कई बार संपर्क रहा। कुछ महीने पहले वो मेरे निवास पर आए थे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। जनसेवा के प्रति उनका समर्पण, राष्ट्र के लिए उनके योगदान हमेशा याद किए जाएंगे। प्रियंका गांधी समेत बाकी सभी नेताओं ने संवेदनाएं व्यक्त की। महाराष्ट्र में अन्ना हजारे ने एक बार फिर आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है। अन्ना हजारे ने एक बयान में कहा कि मैं 30 जनवरी 2026 से अनशन पर बैठूंगा। यह अनशन मेरी आखिरी सांस तक चलेगा। वो लोकायुक्त कानून लागू कराने को लेकर आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे के ऐलान से महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे शीतकालीन सत्र का सियासी माहौल गर्म हो गया है। अन्ना ने ऐसे वक्त पर अनशन का ऐलान किया है जब केंद्र में पीएम मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम हैं। दोनों जगहों पर बीजेपी और एनडीए सत्ता में है। महाराष्ट्र में एक और नया बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। ये शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। मामला है मद्रास हाईकोर्ट के जज जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष इंडिया गठबंधन द्वारा लाया गया इम्पीचमेंट प्रस्ताव। विवाद की वजह वो विवादित आदेश है जिसमें जज स्वामीनाथन ने एक दरगाह के पास धार्मिक स्थान पर कार्तिकेय दीपम जलाने का निर्देश दिया था। बीजेपी और अमित शाह का आरोप है कि विपक्ष का ये कदम वोट बैंक की राजनीति के लिए पहली बार किसी जज को निशाना बनाने जैसा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला बोला और कहा कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और देश में गलत परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी, आरएसएस और अमित शाह को उन्हें हिंदुत्व पर लेक्चर देने का कोई हक नहीं। उन्होंने शाह को चुनौती दी कि क्या वो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से बीफ संबंधी बयान पर इस्तीफा मांगेंगे। ठाकरे ने बीजेपी की वंदे मातरम वाली राजनीति को वन डे मातरम यानी दिखावटी राष्ट्रवाद बताया। उन्होंने बीजेपी पर पालघर साधु हत्याकांड को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया। पीयूष गोयल ने कहा कि अगर अमेरिका भारत के प्रस्ताव से खुश है तो उसे तुरंत समझौते पर साइन कर देना चाहिए। पीयूष गोयल मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर वो खुश हैं तो डॉटेड लाइन पर साइन कर दें, हम उनका स्वागत करते हैं। ये बयान उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें वॉशिंगटन में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने कहा था कि अमेरिका को भारत से अब तक की सबसे अच्छी पेशकश मिली है। पीयूष गोयल ने ये तो स्पष्ट किया कि भारत ने प्रस्ताव दिया है, ये वो अभी सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। क्या भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में किसी बड़ी अड़चन को दूर करने की कोशिश में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत की है? अचानक से अभी फोन पर बातचीत के मायने क्या हैं? दरअसल भारत अमेरिका में जारी व्यापार वार्ता के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत को लेकर जानकारी दी और कहा कि बहुत गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा तथा अहम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। हमने हमारे द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की और क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आदेश में इस्तेमाल किया गया शब्द माइग्रेशन भारत में सीमा पार कर आने वाले लोगों को भी शामिल कर सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के जज जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पड़ोसी देशों से लोग सीमाएं पार कर भारत के शहरों में आते हैं तो क्या ये भी माइग्रेशन नहीं माना जाएगा। अदालत ने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन द्वारा नागरिकता की जांच का आधार इसी माइग्रेशन की आशंका से जुड़ा है, क्योंकि भारत के कई शहर अधिक विकसित और आर्थिक रूप से आकर्षक हैं और इसलिए पड़ोसी देशों से लोगों की आवाजाही होती रहती है। इस टिप्पणी के बाद नागरिकता और मतदाता सूची की जांच के मुद्दे पर बहस तेज होने की संभावना है। राज्यसभा में गुरुवार को चुनावी सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अजय माकन ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा पैसा उसके आधिकारिक चुनावी खाते में मौजूद है। माकन ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताया। उनके अनुसार किसी भी लोकतंत्र के 3 बुनियादी स्तंभ हैं: समान अवसर, पारदर्शिता, विश्वसनीयता। उन्होंने आरोप लगाया कि जब 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के फंड में इतना बड़ा अंतर हो जाए तो राजनीति में बराबरी का माहौल खत्म हो जाता है। माकन ने आंकड़े भी रखे। 2004 में बीजेपी का बैंक बैलेंस था 87.96 करोड़, कांग्रेस का 38 करोड़। 2009 में कांग्रेस के पास था 221 करोड़, बीजेपी के पास 150 करोड़। 2019 में ये अंतर बढ़ गया, बीजेपी के पास 3,562 करोड़ और कांग्रेस के पास 315 करोड़ रुपए। 2024 में बीजेपी का बैलेंस पहुंच गया 10,160 करोड़, जबकि कांग्रेस के पास है सिर्फ 133.97 करोड़। अजय माकन ने कहा कि बीजेपी के पास कांग्रेस से 75 गुना ज्यादा पैसा होगा चुनावी समानता के लिए गंभीर चुनौती है। कोलकाता में हाल ही में एक गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान 2 नॉन वेज खाना बेचने वाले विक्रेताओं पर हमला करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। घटना के अगले दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीड़ितों के प्रति एकजुटता जताई और बीजेपी पर निशाना साधा। नादिया में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने कहा कि एक गरीब ठेला वाला सबके साथ खाना बेच रहा था, उसे नहीं पता था कि वेज और नॉन वेज में फर्क करके कोई समस्या होगी, लेकिन उसे मारा पीटा गया। अब हमने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने उस गरीब आदमी पर हमला किया। ये बंगाल है, ये यूपी नहीं। यहाँ धमकी और तानाशाही नहीं चलेगी। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद को गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई। इस जमानत उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है। कोर्ट ने 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए उनकी जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने जमानत पर कड़ी शर्तें भी लगाई हैं। उमर खालिद को सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। वो सिर्फ अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से ही मिल सकेंगे। जमानत के दौरान उन्हें घर या शादी से जुड़े कार्यक्रम के स्थान पर ही रहना होगा। कोर्ट ने कहा कि जमानत सिर्फ शादी में शामिल होने के मकसद से दी गई है और सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा। गोवा के मशहूर क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में पिछले हफ्ते लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बड़ी राहत नहीं मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उनकी ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी। दोनों आरोपी बुधवार को थाईलैंड से दिल्ली लौटने वाले थे और उन्होंने अदालत से 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगी थी ताकि लौटते ही उनकी गिरफ्तारी ना हो सके, लेकिन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने उनकी याचिका को मंजूर करने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। सब कलेक्टर ने बताया कि ड्राइवर ने कहा कि मोड़ के दौरान वो बस को नियंत्रित नहीं कर पाया क्योंकि बस का गियरबॉक्स काम नहीं कर रहा था। बांग्लादेश में अगले साल बड़ी राजनीतिक परीक्षा होने जा रही है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन ने घोषणा की है कि देश में 12 फरवरी 2026 को 13वां राष्ट्रीय चुनाव कराया जाएगा। ये चुनाव सिर्फ 26 महीने में होने वाला दूसरा राष्ट्रीय चुनाव होगा। यही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि उसी दिन जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी होगा। जुलाई चार्टर संविधान में बदलाव के लिए तैयार किए गए सिद्धांतों का सेट है जिस पर जनता सीधे अपनी राय देगी। चार्टर और चुनाव दोनों को एक ही दिन कराने का यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। मध्य यूरोप के देश ऑस्ट्रिया ने स्कूलों में हिजाब के लिए सख्त पाबंदी लगाने वाला एक कानून पास किया है।
यहाँ दक्षिणपंथी पार्टी की अगुवाई में गठबंधन सरकार है और इसमें 3 मध्य मार्गी पार्टियां भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कानून जेंडर इक्वलिटी के लिए एक स्पष्ट प्रतिबद्धता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे देश में मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ेगी और ये असंवैधानिक भी हो सकता है। ये प्रावधान सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में लागू होगा। साल 2020 में 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए लगाए गए इसी तरह के हिजाब बैन को संवैधानिक अदालत ने रद्द कर दिया था। ये नए कानून के तहत अगर कोई छात्रा इस बैन का उल्लंघन करती है तो उसे स्कूल अधिकारियों और उसके कानूनी अभिभावकों के साथ कई बैठकों से गुजरना होगा। बार बार उल्लंघन होने पर चाइल्ड और यूथ वेलफेयर एजेंसी को सूचित करना अनिवार्य होगा। कर्नाटक कैबिनेट ने बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल और अन्य क्रिकेट मैचों के आयोजन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। साथ ही कुछ शर्तें लगाई हैं जो जस्टिस कोन्हा जांच आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। आयोग ने 4 जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की आईपीएल ट्रॉफी जीत के जश्न के दौरान 11 लोगों की मौत की जांच की थी और इसके बाद अपनी सिफारिशें पेश की थी। कैबिनेट का यह फैसला बुधवार को कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद की कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात के बाद आया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टी20 मैच में क्विंटन डी कॉक चमक गए। डी कॉक ने अपने क्लासिक अंदाज में शानदार बल्लेबाजी की और सिर्फ 46 गेंदों में 90 रन ठोक दिए। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। डी कॉक की इस धमाकेदार पारी की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 51 रनों से हरा दिया और 5 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने भारत की कमजोर गेंदबाजी का पूरा फायदा उठाया और 20 ओवर में 213 रन बनाए। 4 विकेट के नुकसान पर भारत की तरफ से गेंदबाजी औसत रही और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने लगातार तेज रन बनाए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.